हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सोशल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि सीटेट एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार इतिहास के 5 विषय बताए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन उन विषयों में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, उपसर्ग। अब इसके बारे में जानते हैं। तो मत्स्य पुराण के अनुसार इतिहास के 5 विषय बताए गए हैं जिन्हें पंच लक्षण कहते हैं। इनमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित, मनवंता एवं वंशा है और उपसर्ग जैसे कोई उल्लेख नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के आधारभूत सिद्धांतों में 4 आर्य सत्य समाहित हैं, इनमें से कौन सा असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, दुखद निरोध, यानी दुख को रोका नहीं जा सकता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। यह है दुख यानी संसार दुखमय है। दुख मतलब दुख समुदाय उत्पन्न होने के कारण होता है। दुख निरोध दुख का निदान है। दुख निरोधगामिनी दुख रोकने के मार्ग हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि 750 से 1750 के बीच उपमहाद्वीपों में नई तरह के फसलों का प्रचलन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल इस समय प्रचलन में आई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ये सभी, यानी कि आलू भी, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। अब इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 750 से 1750 के नई तरह के फसलों का प्रचलन रहा, जिनमें आलू पुर्तगाल से आया, आलू जो है वो पुर्तगाल से आया। इसी तरह मक्का जो है मध्य अमेरिका से आया और इसी तरह मिर्च, कॉफ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलन में रही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में चोलों के समय डैश नामक कर नगदी की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, वेट्टी। वेट्टी के बारे में जानते हैं। 9वीं शताब्दी में भारत में चोलों का शासन रहा, जिसमें वेट्टी नाम का कर जबरन श्रम के रूप में वसूला जाता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, इसमें खारवेल के जीवन के 15 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख आधुनिक उड़ीसा राज्य के उदयगिरी के पहाड़ी में है, जो कलिंग राजा खारवेल के विषय में सूचना देता है। इसमें शासक की उपलब्धियों का वर्षानुरूप विवरण दिया गया है। नंदों द्वारा बनवाई नई नहर के पूर्ण निर्माण का वर्णन है तथा इसमें राजा खारवेल के 13 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, महान निर्माता एवं कला पुजारी। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी ने 9 वर्षों तक शासन किया। लोदी काफ़ी निरंकुश एवं क्रूर शासक था, यानी पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा मारा गया था, जिसे दौलत खान ने बुलाया था। पर लोदी ना तो महान निर्माता था और न ही कला पुजारी था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने डैश बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सभी लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। तो दिल्ली संतलन में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आर्थिक सुधारों में बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रमुख रही। इस प्रणाली से अन्न, कपड़े, घोड़े, अन्य चीज़ों के दाम निश्चित कर दिए गए। इससे राज्य के लोगों को सस्ते दाम पे चीज़ें उपलब्ध होती थीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जौनपुर के
शासकों के विषय में सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, सिकंदर लोदी ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बारे में जानते हैं। तो जौनपुर संतलन उत्तरी भारत का एक स्वतंत्र साम्राज्य रहा। यहाँ सड़की वंश के शासन ने किया। 1394 से लेकर 1469 ईस्वी तक शासन रहा। इस वंश का महान शासक इब्राहिम शाह था और यहाँ की अटाला मस्जिद प्रसिद्ध है। यहाँ का अंतिम शासक हुसैन शाह रहा, जिसका बहलोल लोदी ने तख्ता पलट कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शाहजहाँ के बल्क अभियान का उद्देश्य था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदस्का में एक मित्र शासक को लाना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सूफियों में डैश ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, शाह मोहम्मद गौश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, अस्पृश्यता की समाप्ति। अब इसके बारे में जानते हैं। तो प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी के केशव चंद्र सेन के सहयोग से M.G. रानाडे, आत्मारंग पंडुरंगा एवं देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की, जिसकी प्रमुख मांग थी स्त्री शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह, विवाह की आयु में वृद्धि की मांग, अस्पृश्यता की समाप्ति की मांग। मुख्य रूप से सत्यशोधक समाज ने की थी, जिसके संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह गवर्नर जनरल कौन था जो जाति भेद के आधार पर न्याय के क्षेत्र में कुछ असमानताएं दूर करना चाहता था तथा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों की भांति शक्तियां देना चाहता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन के बारे में जानते हैं। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, जिसे भारत के उदारक की संख्या दी गई थी, इसने यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल भी प्रस्तुत किया था, लेकिन यूरोपियों के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। इस विरोध को श्वेत विरोध भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत शीर्षक के अंतर्गत 7 लेखों का प्रकाशन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अरविंदो घोष। अब अरविंदो घोष के बारे में जानते हैं। तो अरविंदो घोष की राष्ट्रीय दार्शनिक के रूप में पहचान रही है। इनकी पुस्तक लाइफ डिवाइन में इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत 7 लेखों का प्रकाशन किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, लॉर्ड इरविन ने। अब इसके बारे में जानते हैं। तो लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत का वाइसराय रहा। उसने भारत की नई राजधानी के रूप में 1931 में दिल्ली का उद्घाटन किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, 1925 ईस्वी में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। ये बिल्कुल गलत है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय स्वशासन की हिमायती रहीं और होम रूल की संस्थापक थीं। वह वर्ष 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। उन्होंने कृष्णमूर्ति को धर्मपुत्र माना, परंतु वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष वर्ष 1917 में रहीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर कुंवारी देवी की मुहर की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, हड़प्पा। अब हड़प्पा के बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से कुंवारी देवी की मुहर के अतिरिक्त मिट्टी की मूर्ति और चित्रित मिट्टी के बर्तन आदि भी प्राप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में प्राचीन लोगों ने फसलें उगाना शुरू किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सुलेमान,
अब केंद्रीय पाकिस्तान में है और किरथर अब दक्षिण पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसकी पहाड़ियों के आसपास प्राचीन लोगों ने फसलें उगाना शुरू किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अंतसागरीय उच्चावचन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, इन्हीं सभी का, यानी कि महासागरीय कटक का, महासागरीय गर्त का, महासागरीय तट का। और इसके बारे में जानते हैं। तो अंत महासागरीय उच्चावचन के अंतर्गत महासागरीय तट से लेकर महासागरीय गर्त या महासागरीय कटक तक उच्चावचन की श्रृंखला का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि महासागरीय द्रोणी के तहत अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, महाद्वीपीय ढाल का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि तूफान महोमड़ी किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, जलीय। इसके बारे में जानते हैं। तो तूफान मरमोही जो है वो समुद्र से आने वाले भूकंप से निर्मित होने वाली सुनामी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों के स्थानों के बीच का समांतर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, 6 घंटे। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष में 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, अर्थात 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अर्थात दो स्थानों के बीच अगर 90 डिग्री का अंतर है तो दोनों में 6 घंटे का अंतर आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। अब इसके बारे में जानते हैं। तो संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों में आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, सत्ता में अच्छे लोगों के आने को सुनिश्चित करना। अब इसके बारे में जानते हैं। तो भारत का संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। संविधान में केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे का स्पष्ट वर्णन है, परंतु सत्ता में आने का कोई मापदंड निश्चित नहीं किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो मौलिक अधिकारों का अर्थ है व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार तो प्रदान करता है पर साथ ही साथ उसे सुरक्षित भी रखता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण। अब इसके बारे में जानते हैं। तो चुनाव आयोग का मुख्य कार्य केंद्र, राज्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराना है, मतदाता सूची तैयार करना है, उम्मीदवारों का नामांकन एवं आचार संहिता लागू करना है। पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण राज्य चुनाव आयोग करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने मुख्य रूप से आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ किसके हाथ में सौंपी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, केंद्र सरकार को। अब इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। इसके अनुसार मुख्य रूप से आर्थिक व वित्तीय शक्तियों के केंद्र के हाथों में दी गई है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की शाखाओं में से मिट्टी का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी शाखा में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, भूतत्व विज्ञान। भूतत्व विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो भूतत्व विज्ञान में मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह से पूंजीवादी है और ना ही समाजवादी है, इनमें दोनों गुण मौजूद हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।